अब हमारी जो लास्ट कैटेगरी है वो होती है ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। पहले वाले कवर्ड थे, अब ये कवर्ड नहीं है, सिंपल सी बात है। एनी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी रिसीव बाय एन एम्प्लॉय ऑन हिज रिटायरमेंट और ऑन हिज बिकमिंग इनकैपेसिटेड प्रायर टू सच रिटायरमेंट और ऑन हिज टर्मिनेशन और एनी ग्रेच्युटी रिसीव बाय हिज विडो चिल्ड्रन और डिपेंडेंट ऑन हिज डेथ वुड बी एग्जेम्प्ट एज बिलो। अब देखिए यहां पर ना थोड़ी सी और भी कंडीशन डाली गई है। ऊपर वाले में आपने देखा था डेथ कम रिटायरमेंट थी, या तो आप रिटायर हो जाओ या फिर डेथ हो जाए, इसी दो केस को कवर करा था। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान दोगे, यहां पे कहता है कि भैया डेथ कम रिटायरमेंट हो और ऑन हिज रिटायरमेंट, और या तो वो इनकैपेसिटेट मतलब कुछ उस पर प्रॉब्लम हो गई दिमागी तौर पे या कोई फिजिकली चैलेंज हो गया अपने रिटायरमेंट से पहले या फिर अपने टर्मिनेशन से पहले, तो कोई ग्रेच्युटी रिसीव होती है उसके विडो को, की वाइफ जो कि अब वो नहीं रहा, या उसके बच्चों को या उसके डिपेंडेंट को ऑन हिज डेथ वुड बी एग्जेम्प्ट एज बिलो। अब यहां पर ना ये वाली कैटेगरी थोड़ी सी और ब्रॉड है। यहां पे वो एम्प्लॉयज कवर्ड हैं जो कि पेमेंट नहीं, जो वो एम्प्लॉयज हैं जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है। पहली वाली कैटेगरी में कवर्ड थे, इसमें कवर्ड नहीं है। यहां पे वो एम्प्लॉय हैं जो कि कवर्ड नहीं है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में, और यहां पर हमने विडो को कवर करा है, चिल्ड्रन को कवर करा है, या फिर जो भी डिपेंडेंट हो उसकी, उस पर जो भी डिपेंडेंट हो वो भी सब यहां पर कवर अप हैं। इसमें क्या लिमिट है? इसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? पहली लिमिट तो वही है एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, थर्ड लिमिट भी 20 लाख है, लेकिन सेकेंड लिमिट कहता है हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। हाफ मंथ मतलब 15 दिन की कौन सी सैलरी? एवरेज सैलरी। अब एवरेज सैलरी क्या है जरा देखो, एवरेज सैलरी क्या कह रहा है कि एवरेज सैलरी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी फॉर लास्ट 10 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच सच इवेंट अकर। इवेंट अकर मतलब रिटायर हो जाए, डेथ हो जाए, पागल हो जाए, काम नहीं कर पाए, जो भी ऐसा इवेंट हो रहा है उससे ठीक पहले की, उससे ठीक 10 महीने की एवरेज सैलरी ले लो। मतलब 10 महीने की सैलरी ले लो, उसका एवरेज ले लो, मतलब 10 इंटू सैलरी इंटू 10 डिवाइड बाय 10। भाई एवरेज 10 महीने की सैलरी के लिए आपको 10 महीने की सैलरी लेनी है, उसका एवरेज करने के लिए फिर 10 महीने से डिवाइड करता है। क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगी बात। तो पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी ले लो, तो वो तो आपके सैलरी होगी। सैलरी में क्या कंपोनेंट लेना है? एक तो बेसिक सैलरी लेनी है और डीए लेना है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला, प्लस लेना है फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। जबकि हमने सेकंड कैटेगरी में सिर्फ बेसिक और डीए लेना था, इसके अंदर हमें बेसिक लेना है, डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेना है, प्लस हमें फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर लेना है। तो बेसिक सैलरी का मतलब ये हो गया। हाफ मंथ सैलरी मतलब 15 दिन की सैलरी लेनी है, 1/2 कर लेना। हाफ मंथ सैलरी हमें 1/2 करना है। एवरेज सैलरी हमने ले लिया, पिछले 10 महीनों की एवरेज सैलरी ले लो। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब अगर आपने यहां पर 10 साल 11 महीने भी काम करा है तो मुझे यहां पर 10 साल ही लेने हैं। मैं फ्रैक्शन को तो बिल्कुल छोड़ दो, आप कोई हमें नहीं देख 6 महीने 8 महीने 10 कुछ नहीं देखना, मैं कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस को ही कंसिडर करना है। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस को ही ध्यान रखेंगे। तीसरी लिमिट है 20 लाख। In calculating the number of years of service, only completed has to be taken into account or part of the year, which whether more or less 6 months will be ignored. उसको पूरी तरह से आपको इग्नोर कर देना है। अब जरा इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड जो कैटेगरी थी हमारी वो यही बची थी, इसको देख लेते हैं। अब इसमें हमें देखो पहली लिमिट हमें पता है 15 लाख है, थर्ड लिमिट हमें पता है 20 लाख है, ये तो हमने पहले कैलकुलेट किया। 15 लाख हमें ग्रेच्युटी मिली है और 20 लाख रुपए में लिमिट डिफाइन है। हमें जो यहाँ पे काम करना है वो सेकंड पॉइंट पे करना है। हमें जो काम करना है वो सेकंड पॉइंट पे करना है। सेकंड पॉइंट पे क्या काम करना है? हमें कहता है कि भैया हाफ मंथ सैलरी लेनी है। वो कहता है कि आपको हाफ मंथ सैलरी लेनी है और सैलरी लेनी है आपको पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी लेनी है। हाफ मंथ सैलरी लेनी है और सैलरी आपको पिछले 10 महीने की लेनी है, उसका एवरेज निकालना है। और सैलरी में क्या है? बेसिक प्लस डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो बेसिक सैलरी है मेरी 50,000, कह रहा है कि आपको लेनी है 10 महीने के लिए। बेसिक सैलरी ले ली 10 महीनों के लिए, इंटू 10 कर लिया, प्लस डीए है 10,000 जिसमें से 60% है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। तो इसका मतलब मुझे 60% पोर्शन ही लेना है। 10,000 का 60% होता है 6,000, इसको भी मुझे 10 महीने के लिए लेना है, प्लस फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर।
अब मुझे फिक्स परसेंट टर्नओवर लेना है। ये कहता है कि भैया 1% है टर्नओवर, आपको कमीशन कितना है, 1% कमीशन है। कमीशन कितना है आपको, कमीशन कहता है आपका 1% कमीशन है ऑफ टर्नओवर, और टर्नओवर पिछले 12 महीने का है 1,20,00,000। 12 महीने का टर्नओवर है 1,20,00,000। तो मुझे 10 महीने का लेना है ना। हमने क्या बात करी, हमने कहा आपको जो सैलरी कंसीडर करनी है वो पिछले 10 महीने की लेनी है। तो मैंने बेसिक सैलरी अपनी 10 महीने की ली, डीए मैंने रिटायरमेंट बेनिफिट का 10 महीने का लिया। तो मुझे जो कमीशन कंसीडर करना है वो भी क्या 10 महीने के टर्नओवर के बेस पे कंसीडर करना चाहिए? बिल्कुल साहब, 12 महीने का नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 1,20,00,000 मेरा टर्नओवर है 12 महीने का, तो 10 महीने का कितना हो जाएगा? 10 महीने का टर्नओवर मेरा कितना हो जाएगा? 1 करोड़ मेरा हो जाएगा 10 महीने का टर्नओवर। बिल्कुल बात सही है, 1 करोड़ 10 महीने का टर्नओवर हो जाएगा। तो यहां पर मैं काम करता हूं, मैं यहां पे आपका 10 महीने का टर्नओवर लिख रहा हूं। 1 करोड़ है आपका 10 महीने का टर्नओवर, उसका 1% आपका कमीशन है, उसका 1% आपका कमीशन है। अच्छा, अब इसको क्या मुझे इंटू 10 करने की जरूरत नहीं, मैंने 10 महीने का ही लिया। यहाँ भाई यहाँ पे 6,000 मैंने 1 महीने का लिया इंटू 10, यहाँ पे मैंने टर्नओवर 10 महीने का ही लिया। 1 करोड़ मेरा टर्नओवर 10 महीने का, उसका 10%। इतना निकालने के बाद आपको इसको एवरेज आउट कर देना है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करा, 10 महीने की सैलरी लेनी है, और कह रहा है कि पिछले जो 10 महीने की सैलरी इसको एवरेज कर दो, तो 10 से डिवाइड कर दो। 10 महीने की सैलरी ले लो, 10 से डिवाइड कर लो। इसको पूरा क्या सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा। उसके बाद जो चीज़ है उसको हाफ मंथ की सैलरी ले लेनी है। ये आपका जैसे ये आ जाएगा आपका 5,50,000 इंटू 10 5,00,000 प्लस 6,000 इंटू 10 6,00,000, सॉरी 60,000 प्लस 1 करोड़ का 1% कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपए। इसका आपको एवरेज आउट करना है, 10 का हाफ कर देना है। 5 लाख 6 लाख 6 लाख 60,000, 6 लाख 60,000 का एवरेज ले लो 10, 2 इंटू ये आ जाएगा आपका 66,000। 66,000 का आप हाफ कितना होता है? 33,000। ये आपका 33,000 इंटू हमें क्या कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 26 साल 8 महीने। क्या हमें 8 महीने को कंसिडर करना है? नहीं साहब, हमने पहले वाले केस में 27 साल लिए थे, लेकिन अब हमें 26 साल ही लेने पड़ेंगे। तो ये पूरा जो इसका आ जाएगा सम, उसका 26 साल। तो यहाँ पर भी 26 साल पूरी कैलकुलेशन का इंटू 26, तो 33,000 इंटू 26 ये आएगा आपका 8,58,000। ये आपकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट आई 8,58,000। ग्रेचुटी का पैसा आपको कितना मिला था? आपको मिले थे ग्रेचुटी रिसीव जो थी वो थी 15 लाख, एग्जेम्प्ट हो गया 8,58,000। तो जो आपका टैक्सेबल पोर्शन आएगा वो टैक्सेबल पोर्शन आएगा 6,42,000 आपका टैक्सेबल, 6,42,000 का आपका टैक्सेबल। कैलकुलेशन थोड़ी सी देखनी है, कैलकुलेशन के खेल है, बाकी कुछ ऐसा टेक्निकल कुछ भी नहीं है। तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके इसकी कैलकुलेशन देख सकते हो, समझ जाओगे, कोई टेक्निकल कुछ भी नहीं था इसमें। तो ये हमारा ग्रेचुटी की जो मेन कैटेगरी थी वो ये होती है कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन के हमने तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब इसमें ना कुछ डाउट्स और होते हैं, कुछ और छोटे मोटे डाउट्स है, जरा वो भी देख लेते हैं। कहता है कि वेयर एन एम्प्लॉय हैड क्लेम्ड एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010 फॉर ग्रेचुटी रिसीव्ड इन अर्लियर ईयर्स, ही विल स्टिल बी एंटाइटल्ड टू दिस एग्जेम्पशन बट द लिमिट ऑफ ₹20 लाख shall be reduced by the amount of exemption। अब ऐसा हो सकता है, मान लीजिए मिस्टर ए हैं, पहले सबको रब कर लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए हैं। अच्छा, पहले ना मैं आपको छोटा सा बेसिक्स बताता हूँ ग्रेचुटी का, कब कब मिल सकता है। एज पर सेक्शन 4(1) ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, ग्रेचुटी शैल बी पेबल टू एन एम्प्लॉय जो सुपर एनुएशन में, मतलब नेचुरल रिटायरमेंट में, या फिर वो खुद से रिटायरमेंट वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है या रेजिग्नेशन कर देता है, या उसकी डेथ या डिसेबल्ड हो जाता है ड्यू टू एक्सीडेंट या डिसीज की वजह से, फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही हैज रेंडर्ड कंटिन्यूअस फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर। मतलब मिनिमम आपको 5 साल की अगर सर्विस करते हो तो आप ग्रेचुटी लेने के हकदार बन जाते हो। तो मिनिमम आपको 5 साल की सर्विस देनी ही पड़ेगी।
लेकिन 5 साल की सर्विस देना जरूरी नहीं है। अगर आप डेथ या डिसेबलमेंट हो जाते हैं उसके बावजूद आपको 5 साल सर्विस देने की जरूरत नहीं है। भाई आप 3 साल में मर गए, ग्रेचुइटी का पैसा फिर भी मिलेगा, क्योंकि अब आदमी नहीं तो 5 साल पूरे कहां से करेगा। या फिर आपको कोई डिसेबलमेंट हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर नहीं चल रहा, तो भी आपको 5 साल कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, आपको ग्रेचुइटी का पैसा 5 साल से पहले मिल जाएगा। लेकिन नॉर्मल केस में आपको मिनिमम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल तो देने ही पड़ेंगे, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन आपको ग्रेचुइटी की पेमेंट करने के लिए लायबल है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये होता है, मान लीजिए मैंने किसी कंपनी में 5 साल काम करा, मान लीजिए 6 साल काम करा, ठीक बात है, मैंने 6 साल काम कर लिया। मिस्टर आर ने आर लिमिटेड में 6 ईयर्स काम करा, क्या मुझे यहाँ पे ग्रेचुइटी मिल गई होगी? यस, मुझे यहाँ पे ग्रेचुइटी मिल गई होगी, मैंने एग्जामिशन वगैरह क्लेम कर ली होगी। मान लीजिए मैं पेमेंट अंडर द ग्रेचुइटी एक्ट में कवर होता था, 3 लिमिट में मैंने अपनी एग्जामिशन क्लेम कर ली, कोई दिक्कत नहीं साहब। अब मैं दूसरी कंपनी में गया, बी लिमिटेड में, यहाँ पे भी मैंने 7 साल काम करा, क्या मुझे फिर ग्रेचुइटी मिलेगी? जी हाँ, आपको फिर ग्रेचुइटी मिलेगी। ऐसा नहीं ग्रेचुइटी एक बार, ग्रेचुइटी तो आपको कितनी बार ले लो, जहां जहां आप सर्विस कर रहे हो, 5 साल से ज्यादा का पीरियड पूरा कर रहे हो या डिसेबलमेंट हो रहा है, जो भी कंडीशन फॉलो हो रही है, फुलफिल हो रही है, उसके बेसिस पे आपको ग्रेचुइटी की पेमेंट होगी। लेकिन जब बी लिमिट में मुझे 7 साल पूरे हुए या 6 साल पूरे या 5 साल भी पूरे हुए, जितने भी टाइम मैंने पूरा करा, मुझे जब ग्रेचुइटी की अमाउंट जो मिलेगी, उसमें जो 3 लिमिट है ना, उसमें जो थर्ड लिमिट थी 20 लाख वाली, इस 20 लाख में से मैं क्या लेस कर लूंगा, मैंने यहां पर इस वाली, इसको जरा एग्जांपल से समझाता हूं आपको अच्छे से, इससे बात नहीं बनेगी, एग्जांपल से समझ लो। देखिए, मान लीजिए मिस्टर आर हैं, इन्होंने आर लिमिटेड में 5 साल काम करा और इनको ग्रेचुइटी मिली, और ग्रेचुइटी की जो एग्जामिशन वगैरह कैलकुलेट करने के बाद मेरे को 5,25,000 रुपये अमाउंट एग्जामिशन क्लेम करी थी, बाकी मुझे 10 लाख की ग्रेचुइटी मिली थी। मान लीजिए 12,25,000 की ग्रेचुइटी मिली थी मुझे यहाँ से, और 5,25,000 मैंने एग्जामिशन क्लेम कर ली थी, बाकी के 7 लाख रुपए मैंने टैक्स पे कर दिया था, ये मेरी टैक्सेबल थी। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं ऐसे समझ लें इसको, ये मेरी एग्जाम थी, मैंने जो लिमिट स्पेसिफाई थी उसके बेसिस पे मैंने कैलकुलेट, ये मेरी एग्जाम थी। अब मैंने दूसरी कंपनी में काम करा, डबल आर लिमिटेड में, यहाँ पे मैंने 6 साल काम करा, मुझे यहाँ पर फ्री ग्रेचुइटी मिली, कितने की? यहाँ पे मुझे ग्रेचुइटी मिली 20 लाख रुपए की। एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं 18 लाख रुपए की। 18 लाख रुपए की मुझे ग्रेचुइटी की अमाउंट मिली। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो ग्रेचुइटी की अमाउंट है, इसमें से क्या मैं एग्जामिशन जब क्लेम करूंगा, जो हमारी 3 लिमिट है, उस एग्जामिशन में क्या क्लेम करना चाहिए? मतलब मैं कह रहा हूं कि एक तो मेरी 15 लाख वाली लिमिट है, तीसरी मेरी 20 लाख वाली लिमिट है, दूसरी मैं कैलकुलेट कर लूंगा। मान लीजिए मेरी दूसरी लिमिट कैलकुलेट होके आई 7 लाख रुपए। क्वेश्चन ये कह रहा है, पॉइंट हमारा ये है कि भैया आपने जो पहले एग्जामिशन क्लेम कर ली ना आर लिमिटेड में, और जितनी अमाउंट एग्जाम क्लेम करिए 5,25,000, उस 5,25,000 को आप अपने इस 20 लाख में से घटा लेना। मतलब अब 14,75,000 आ गई आपकी तीसरी लिमिट। अब आपको 20 लाख की लिमिट हम प्रोवाइड नहीं कराएंगे, क्योंकि आपने कुछ अमाउंट जो पहले क्लेम कर ली है ना, उसको आपकी 20 लाख की लिमिट से हम लेस कर देंगे, और अब आपकी 20 लाख की जगह लिमिट रह गई 14,75,000। उसके बाद आप जो नॉर्मल कैलकुलेशन करते हो वैसी कैलकुलेशन अपनी कर लेना, हमें कोई दिक्कत इससे नहीं है। Where an employee had claimed exemption under section 1010 for gratuity received in earlier, he will still be entitled to the exemption, but the limit of rupees 20 lakh shall be reduced by the amount of the exemption availed in earlier years। मतलब पहले आपने जितनी एग्जामिशन क्लेम करी है वो एग्जामिशन 20 लाख में से कम होता चला जाएगा। हो सकता है फिर मैंने कहीं और जॉब कर ली, मैंने ट्रिपल आर बीसी लिमिटेड में या किसी और कंपनी में जॉब कर ली हो, मुझे वहां पे भी ग्रेचुइटी का पैसा मिला क्योंकि मैंने वहां पे भी 5 साल काम करा। तो मेरी जो 20 लाख वाली लिमिट है ना, उसमें मैं कम करता चला जाऊंगा, और एक टाइम ऐसा भी हो सकता है मेरी 20 लाख की लिमिट पूरी खत्म हो जाए और मेरी लिमिट खत्म हो जाएगी, थर्ड लिमिट मेरी खत्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अगर ग्रेचुइटी मिल रही है मोर देन वन एम्प्लॉयर इन द सेम प्रीवियस ईयर, मैक्सिमम एग्जामिशन विल बी 20 लाख। ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर आप एक जगह पर 2 जगह काम कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। मान लीजिए आप 2 जगह काम कर रहे हो, क्यों नहीं काम कर सकते? कर सकते हो, बिल्कुल काम कर सकते हो। 2 जगह काम कर रहे थे, मैं तो पार्ट टाइम पे काम कर रहे हो, जैसे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हो, आप 2 जगह काम कर रहे थे, आपको दोनों एम्प्लॉय से
से ग्रेचुटी का पैसा मिला, क्योंकि आपने 5 साल पूरे कर दिए और अपने दोनों जगह रिजाइन कर दिया, आपको उसी प्रीवियस ईयर में ग्रेचुटी का दोनों एम्प्लॉयर से पैसा मिला। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारी 20 लाख की लिमिट है, क्या वो 40 लाख की हो जाएगी? क्या ये 20 लाख की लिमिट पर एम्प्लॉयर होती है? ऐसा कुछ पढ़ा क्या हमने? नहीं साहब, कि एक एम्प्लॉय को, एक एसआईसी को एक बार लिमिट मिलेगी। तो अगर आपको ग्रेचुटी मिल रही है एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से, लेकिन जो मैक्सिमम एग्जाम्पशन है ना वो 20 लाख की 20 लाख रहेगी, 40 लाख नहीं होने वाली है। और इसमें से भी अगर आपने पहले भी कोई क्लेम करी होगी तो वो भी हम यहां पर लेस कर देंगे। एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1010 वुड बी अवेलेबल टू द एसएससी। किसी भी रिजीम में आपने ऑप्शन सेलेक्ट करा हो, 115 बीएससी हो, नॉर्मल प्रोविजन हो या फिर बाय डिफॉल्ट वाले प्रोविजन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हर केस में ये एग्जाम्पशन अवेलेबल होगी। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर ग्रेचुटी आपको सर्विस के दौरान मिल रही है, देखिए अभी तक हमने जितने केस पढ़े वहां पे था डेथ, रिटायरमेंट या फिर इन टर्मिनेशन, रेजिग्नेशन, जो थर्ड कैटेगरी उसमें टर्मिनेशन रेजिग्नेशन वाली बात भी आई। लेकिन क्या हमने ऐसा कहीं पढ़ा कि ड्यूरिंग द सर्विस आपको ग्रेचुटी का पैसा मिल रहा हो? नहीं, हमने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। हमने क्या कोई ऐसी एग्जाम्पशन पढ़ी जहां ड्यूरिंग द सर्विस आपको ग्रेचुटी की एग्जाम्पशन कैलकुलेट करी? नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ड्यूरिंग द सर्विस ग्रेचुटी का कोई भी पैसा मिलता है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। अगर कहीं मिलता है, हमें नहीं पता मिलता है नहीं मिलता, अगर भैया मिलता है तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। क्वेश्चन था इसका, क्वेश्चन हमने कर चुका है, इसका जो एक एडिशनल पार्ट था वो भी हम इसका कर चुके हैं। एक बार दोनों वीडियोस को मर्ज करके देख लेना, एक साथ देख लेना, आपको पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। अभी मुझे पता है थोड़ी सी चीज़ें पीछे हूँ, सब्सक्राइबर वगैरह उतने नहीं है, बट ठीक है, मेरा काम है वीडियोज़ बनाना अच्छी अच्छी आप लोगों के लिए। प्लीज़ बट उसको सब्सक्राइब करो। चलिए, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।